नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर करंट अफेयर या स्टैटिक्स जीके पूछा जाना है तो उसके लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होती है। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और 17 अक्टूबर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने एआई केंद्र यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र लगाए जाएंगे? तो 3। भारत के अंदर टोटल 3 एआई केंद्र लगाए जाएंगे। किसके लिए? अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने कल इन तीनों एआई केंद्रों का अनावरण किया था। ये तीनों केंद्र किस पे काम करेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कृषि पर काम करेंगे, कृषि सेक्टर के अंदर बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। दूसरा ये स्वास्थ्य पर काम करेंगे। तीसरा ये सतत शहरी विकास पर काम करेंगे। एक चीज फिर बता रहा हूं, ये तीनों जो मैंने शब्द लिखे हैं ये इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भारत 3 एआई केंद्र लगा रही है वो किसके लिए काम करेंगे? तो कृषि, स्वास्थ्य और सतत शहरी विकास के लिए काम करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, जो ये स्वास्थ्य है उसके लिए काम कौन करेगा? एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखना। मैं अब अलग अलग सेंटर बताऊंगा। ये जो तीनों सेंटर हैं ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और ये क्या क्या काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य के लिए जो एम्स दिल्ली है, कौन सा? एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली पर जो एआई केंद्र लगेगा वो स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। ठीक है, स्वास्थ्य के अंदर अनुसंधान करना, कोई नई चीज को खोजना, उसमें कोई भी नवाचार है, स्वास्थ्य से अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर काम कौन करेंगे? एम्स एम्स दिल्ली, ऐसा आएगा यहाँ ना, एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली। ठीक है, उसी प्रकार कृषि के लिए आईआईटी रोपड़ को चुना गया है। किसको? आईआईटी रोपड़। रोपड़ कहाँ है आप अच्छे से जानते हो। सतत शहरी विकास के लिए या स्थायी शहरी विकास के लिए किसको चुना गया है? आईआईटी कानपुर को। याद रखना भाई तीनों चीजें, ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है और इन सभी केंद्रों का उद्देश्य एक ही है कि एआई उन्नति के माध्यम से कल्याण को सुनिश्चित करना। अब मैंने क्या चीज़ें बताई हैं? अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने 3 एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए अनावरण किया है, जो स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहरी विकास के लिए काम करेंगे। इसमें से स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली के अंदर सेंटर लगाया गया है, कृषि अनुप्रयोगों के लिए आईआईटी रोपड़ के अंदर लगाया गया है, और जो सतत शहरी विकास या स्थायी शहर विकास के लिए आईआईटी कानपुर को चुना गया है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, एक आधा कमेंट कर दिया करो। आपके पास तो जियो के डाटा ही डाटा है। अगर आपका एक कमेंट आपको अगले दिन उससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है तो उस कमेंट को करने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छे से देख लिया करो। प्रतिदिन आपको क्लास मिलती है, ऐसा नहीं है कि इस क्लास में से क्या है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे देना, करंट अफेयर के अंदर जो मैंने डेली की क्लास मैंने ली है वो सारी क्लासेज आप लास्ट दिन जब एग्जाम दे के आओ तो मैच कर लेना, मैं आपको खुद मैच करवा दूंगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा या आपको इस क्लास में से नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब हो नहीं सकता कि कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा बाहर गया है जो इस क्लास में नहीं है। सारे क्वेश्चन इसमें से ही मिलेंगे आपको, एग्जाम को फोड़ देंगे। भारत में अच्छा 16 अक्टूबर 2024 को 23वीं एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन जो है, ठीक है, 23वीं एससीओ शासन अध्यक्ष बैठक की मेजबानी किसने की थी? तो ये 16 अक्टूबर को हो गई थी, ये कल हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, अपने पास एक कुत्ता सा देश है पाकिस्तान, वहाँ पर हुई थी। इस्लामाबाद के अंदर 23वीं एससीओ शासन अध्यक्ष की बैठक हो गई है। उसके अंदर एससीओ के जितने भी देश है वो सारे गए थे। उसके अंदर ये जो किस लिए हुई थी? ये
व्यापार और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित मीटिंग थी। इसके अंदर भारत पाकिस्तान के संबंधों का कोई मकसद नहीं था कि भारत पाकिस्तान के संबंध कैसा है, उसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। भारत की ओर से कौन गए थे, तो एस जयशंकर गए थे। इसके बारे में मैंने आपको एक दिन अच्छे से समझाया था जब ये फिक्स हुई थी मीटिंग, उस टाइम फिर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं वापस समझा देता हूँ। एस जयशंकर कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। ये गए थे एशिया सदस्य देशों के रूप में जब मीटिंग हुई थी व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान में कल, तो ये कल वहाँ पर गए थे, ठीक है। इसके अंदर चीन हो गया, रूस, ईरान और मध्य एशिया के जो देश थे वहाँ के नेता यहाँ पर शामिल हुए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, शाहबाज शरीफ, उन्होंने की थी, शाहबाज शरीफ ने। शाहबाज शरीफ ने इसकी अध्यक्षता की थी। शाहबाज शरीफ कौन है, पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने एससीओ की 23वीं जो बैठक हुई थी उसकी मेजबानी भी की है, अध्यक्षता भी की है, इस्लामाबाद में हुई है। भारत की ओर से कौन गए, पाकिस्तान, कौन कौन से देश, चीन, रूस, ईरान और जो मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वो सारे देश वहाँ पर आए थे। और एससीओ के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये क्या है, ये संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, 2001 के अंदर हुई थी, मई 2001 के अंदर हुई थी, पर आप 2001 याद रखना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, पाकिस्तान में हुई है तो इंपॉर्टेंट वैसे भी है। अगला, विशाखापट्टनम में एनएसटीआई विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो जयंत चौधरी। जयंत चौधरी जी ने कल विशाखापट्टनम के अंदर एनएसटीआई विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। एनएसटीआई क्या है, तो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान एनएसटीआई की फुल फॉर्म है। इसको स्थापित कहां पर किया गया, जो आंध्र प्रदेश का आंध्र मेडिकल टेक जोन है, AMTZ था, उसके परिसर के अंदर एनएसटीआई को विस्तारित किया है, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान को, ठीक है। यह केंद्र क्या करेगा, 2024-25 का जो शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है उसके अंदर शिल्प प्रशिक्षण जो योजना है, CITS है, शिल्प प्रशिक्षण योजना है, उसके तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होता है उसका प्रशिक्षण प्रदान करेगा ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान है, उसको आंध्र मेडिकल टेक जोन के अंदर कल जयंत चौधरी जी ने स्थापित किया था। ये काम क्या करेगा, जो अगला सत्र आएगा 24-25 का जो शैक्षणिक सत्र होगा उसके अंदर शिल्प प्रशिक्षण योजना के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। जम्मू कश्मीर में जो इतने दिनों से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था वो हट गया है, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर सरकार बनाई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ध्यान रखना है, श्रीनगर, जो श्रीनगर है जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसके शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा है उन्होंने शपथ दिलाई थी। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा जी ने शपथ दिलाई थी उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। इस वीडियो क्लास के अंदर क्वेश्चंस के अलावा इससे भी डिटेल एनालिसिस के साथ हम आपको डेली इस करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना कि सुबह जो महेंद्र सर की क्लास होती है करंट अफेयर की उसकी पीडीएफ चाहिए, उसके बाद आपको डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको भी चेकआउट कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, यहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हो। यहाँ मैसेज कर देना कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो अपन ने जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका 31वां दिवस मना लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट में NHRC बोलते हैं, कहीं भी पूछ सकता है, कहीं भी एग्जाम में दिया भी होता है, ज़्यादातर NHRC लिखा होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसको बोलते हैं NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंदी में बोलते हैं, उसका 31वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इस दिवस के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो जगदीश धनखड़ कौड़ है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो इसके अंदर हुए थे। इसके बाद में जो वर्ग व्यक्तियों का अधिकार है उस पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें संरचनात्मक ढांचे, कानूनी सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि जो वर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके क्या क्या, बूढ़ों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए भाई। एक औलाद है, वो मतलब एक बच्चा जो है उसको माँ बाप पैदा करते हैं, उसके बाद उसको पढ़ाते हैं, उसकी अच्छी जगह शादी करवाते हैं, उसके बाद जब माँ बाप बूढ़े होते हैं,
जब बच्चे की ज़रूरत होती है तो फिर वो माँ बाप के क्या अधिकार होते हैं उनका हनन करना लग जाता है। उसके लिए क्या उन वृद्ध लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा हो सकती है, ठीक है, क्या संरचनात्मक ढांचा बनाया जा सकता है। अब औलाद खराब हो ही गई है, सुधर ही नहीं रही है, तो सरकार को कुछ संरचनात्मक ढांचा तो उसके लिए चाहिए ना, कोई अच्छे वृद्धाश्रम बनाए, ठीक है। तो इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों का अधिकार नाम से एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। देखिए युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो, फेसबुक बहुत चलाते हो, वहाँ से यही ज्ञान लेते हो। दिनों दिन ये जो स्तर है, जो मानवता का स्तर है, एक बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या स्तर होना चाहिए, दिनों दिन वो गिरता जा रहा है। गिरता नहीं, इस स्तर तक गिरता जा रहा है कि आजकल, पहले जो एक ऐसा टाइम होता था कि पापा अगर घर में होते थे ना तो बच्चा घर में नहीं घुसता था, उसको इतना संकोच होता था कि अंदर पापा बैठे हैं, वो बाहर रहता था, इतना खौफ था पापा का। पापा जब बाहर होते थे तो भाई साहब अंदर होते थे। लेकिन आजकल क्या सिस्टम हुआ है पता है, आजकल बेटा कहाँ रहता है, बाप उस पर डिपेंड हो गया है। बेटा घर में तो बाहर जाके पता है ये अभी दो चीज़ सुनाएगा, आपको अच्छे से बैठना नहीं आता, आप यहाँ क्या कर रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, ठीक है, हजार चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपको पैदा किया है, इतना बड़ा किया है, आपको इस लायक समझा है, इस लायक आपको बनाया है कि आप NHRC पढ़ रहे हो, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हो, उसका स्थापना दिवस पढ़ रहे हो। उसके बाद अगर आप में से कोई भी ऐसी हरकत करता है तो ये ठीक नहीं है। उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। सरकार तो अपने प्रयास करेगी, लेकिन अगर युवा पीढ़ी अगर अच्छे से इसको टॉलरेट कर ले तो सरकार को ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। चलो अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। 18 अक्टूबर 2024 को, आज 18 अक्टूबर 2024 को ये मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये कल मनाया जाएगा 18 अक्टूबर 2024 को, 31वां दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है 31वां जो स्थापना दिवस है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जगदीप धनखड़ जी होंगे। वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक अलग से चलाया जाएगा, अलग से कार्यक्रम आयोजित होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में एक चीज मैं बता देता हूँ, जो NHRC है उसने अपनी स्थापना के बाद 23 लाख से अधिक मामलों को संभाला है। 23 लाख मामले इनके पास आए हैं और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 254 करोड़ रुपए से अधिक की राहत की सिफारिश भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की है। अभी मैं आपको एक दिन क्लास लूंगा, आज या कल के अंदर, उसके अंदर जितने भी आयोग हैं उनको एक साथ अपन पढ़ेंगे। एक अच्छी शानदार क्लास होने वाली है, उसके लिए बहुत ही अच्छे मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो अपन वो पढ़ते हैं एक दिन। राष्ट्रीय HIL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे पहले तो ये HIL होता क्या है? आपने IPL देखा है जिसको अपन इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं, उसी तरह है ये HIL, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग, महिला हॉकी इंडिया लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है उदिता दुहान। उदिता दुहान क्या है? तो डिफेंडर है, भारत की टीम की बहुत ही अच्छी महिला टीम की डिफेंडर है उदिता दुहान। उसको महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसने खरीदा है? सराची राड बंगाल टीम ने। किसने? सराची राड बंगाल टीम ने 32 लाख रुपए में इनको खरीदा है, ठीक है। ये जो HIL वो कब से होना? 28 दिसंबर से 1 फरवरी के मध्य होना है। 28 दिसंबर से 1 फरवरी, याद रखना, पूछा जा सकता है। 28 दिसंबर से 1 फरवरी 2025 तक ये चलेगा, ठीक है। 4 टीमें इसके अंदर शामिल हो रही है, ठीक है। इस बार तो 4 टीम हो रही है, लेकिन अगले HIL के अंदर 6 टीमें हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इस बार 4 टीमें भाग ले रही है। HIL के अंदर उदिता दुहान है, वो सबसे महंगी बिकी है। 28 दिसंबर से 1 फरवरी 2025 के मध्य ये प्रतियोगिता होनी है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? अभी आपको बताना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन जी को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। इनका, नरेंद्रन जी का आपने नाम भी सुना होगा, TV नरेंद्रन का, क्योंकि ये टाटा स्टील के CEO है वर्तमान में। कौन है, क्या है ये? टाटा स्टील के CEO हैं। टाटा स्टील के CEO है TV नरेंद्रन, और इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन चुना है, ठीक है। ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्या है सर? तो ये दुनिया भर की जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं उन सभी कंपनियों का एक संगठन है। जितनी भी स्टील की अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे JSW हो गई, टाटा स्टील होगी, उन सभी स्टील कंपनियों का एक एसोसिएशन है, एक संघ है, जिसको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। उसका चेयरमैन TV नरेंद्रन को चुना गया है, जो कि टाटा स्टील के CEO भी है, ठीक है। 31 मार्च 2025 तक इस पद पे रहेंगे ये। कब तक रहेंगे? 31 मार्च 2025। ये लो, सही से पढ़ लो,
31 मार्च 2025 तक रहेंगे। ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में ये दूसरी बार हुआ है जब भारत का कोई व्यक्ति चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो टीवी नरेंद्रन है वो भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जिनको ये पद मिला है। इससे पहले किसको मिला था, तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले 2021 के अंदर जो JSW ग्रुप है, JSW आप देखते हो दिल्ली की जो IPL टीम है उसके आगे लिखा था JSW इसकी स्पॉन्सर है। JSW जो है 2021 की बात है, JSW के जो चेयरपर्सन थे सज्जन जिंदल, कौन थे, सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल JSW के जो CEO थे 2021 में, इनको पहली बार वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन के रूप में इनको चुना गया था। दूसरी बार ऐसा हो रहा है टीवी नरेंद्रन जो कि टाटा स्टील के CEO है, उनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में 31 मार्च 2025 तक चुना जाएगा। अब ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है सर, इसकी स्थापना कब हुई, करंट में आया तो पूछ सकता है, 10 जुलाई 1967। 10 जुलाई 1967 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो वही बेल्जियम के अंदर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, ठीक है। ये दुनिया भर के अंदर जितनी भी स्टील कंपनीज है उसका एक संघ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 17 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो क्लास कैसे लगी आपको मुझे बताना है, कमेंट के माध्यम से बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF कहाँ से लेनी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।